नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिलिट्री लवर चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करेंगे रशियन सुकोई 57 और ये है रशिया का लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट। पहले अगर बात करें स्टील्थ एयरक्राफ्ट की तो ये किसी भी रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकता और वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकता है बिना किसी रुकावट के। और ऐसा नहीं है कि ये रडार पर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन आमतौर पर आम रडार पर पकड़ना काफी मुश्किल होता है। रडार्स अपनी वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज करते हैं ताकि कोई एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हो सके, और जब कोई वेव फाइटर जेट से टकराकर वापस आती है तो रडार का रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। एयरक्राफ्ट को कंफर्म करने के लिए उसी की डायरेक्शन में डिफरेंट वेव्स को छोड़ा जाता है ताकि एयरक्राफ्ट की स्पीड और डिस्टेंस दोनों बता सकें। और इन केस कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का निकला तो ये रडार की वेव्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब सोख लेता है, और अगर कोई टकराकर वापस चली भी जाती है तो रडार के लिए बताना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये एयरक्राफ्ट है या कुछ और ये सब कुछ संभव हो पाता है उस एयरक्राफ्ट के डिजाइन और पेंट के कारण। आज रशियन सुकोई 57 को बारीकी से डिटेल्स में देखेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कितना अच्छा है और इसकी क्या क्या काबिलियत है, और क्या ये आज के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की लिमिट्स को पूरा करता भी है या नहीं। अगर करता है तो क्या इसे इंडिया को लेना चाहिए, और करंट में ही रशिया ने इंडिया को सुकोई 57 एक्सपोर्ट वर्जन को देने का ऑफर रखा है। आगे देखते हैं कि क्या इंडिया सुकोई 57 के पीछे जाएगा या फिर F-35 के। स्टार्ट करते हैं पावर से। तो सुकोई 57 आता है अपग्रेडेड डुअल इंजन के साथ, वो है AL-41F1, और इसी के साथ इंजन में दिया गया है थ्रस्ट विक्टरिंग की टेक्नोलॉजी भी। अब आप लोगों के माइंड में सवाल होगा कि थ्रस्ट विक्टरिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। इस टेक्नोलॉजी के कारण एयरक्राफ्ट आसानी से और फास्टली टर्न कर पाता है। इसको समझने के लिए F-35 और सुकोई 57 का एग्जांपल लेते हैं। फाइट के टाइम सुकोई 57 जल्दी और आसानी से टर्न करेगा F-35 की तुलना में, और यह टेक्नोलॉजी केवल इसी एयरक्राफ्ट में लगी हुई है, ना ही F-22 और 35। पावर में इसका ड्राई थ्रस्ट है 107 किलोन्यूटन का ऑफ ईच इंजन, यानी कि दोनों इंजन का 214 किलोन्यूटन का, और इसका टोटल आफ्टर बर्नर 372 किलोन्यूटन। इसकी मैक्सिमम स्पीड है मैक 2 जो कि सुपरसोनिक एट हाई एल्टीट्यूड, और मैक 106 की स्पीड इसको सुपर क्रूज बनाती है। ये एयरक्राफ्ट 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उड़ता है, और साथ में सर्विस सीलिंग है 66,000 फीट की, यानी कि ये एयरक्राफ्ट आसानी से 66,000 फीट तक उड़ सकता है, जो अपने आप में उम्दा है। बात करें रेंज की तो ये एयरक्राफ्ट आता है 3 अलग अलग रेंजों में। इसकी मैक्सिमम रेंज है सबसोनिक स्पीड में, यानी कि अगर ये उड़ता है 1 मैक की कम स्पीड में तो जा सकता है मैक्सिमम 3500 किलोमीटर। वहीं बात करें अगर ये उड़ता है सुपरसोनिक की स्पीड में तो ये कवर कर लेगा मैक्सिमम 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस। और अगर इसमें यूज़ कर लें आउटबोर्ड फ्यूल टैंक्स तो इसकी मैक्सिमम कवरिंग रेंज हो जाएगी 4500 किलोमीटर, जो कि है इसकी खास बात। बात करें आर्मामेंट्स की तो इसमें लगे हैं 12 हार्ड पॉइंट्स, 6 इंटरनल 6 एक्सटर्नल, और ये 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स ही इस एयरक्राफ्ट को स्टील्थ मोड में बनाए रखते हैं, और आप ले जा सकते हैं 10,000 kg से भी ऊपर का पेलोड्स इन हार्ड पॉइंट्स पर, और आप 6 मिसाइल और लगा सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे, जिसके कारण फाइटर की स्टील्थ फीचर कम होने लगता है। और इन 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स की होने की एक खास बात है, क्योंकि बाकी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन करें तो आपको केवल 4 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स ही देखने को मिलेंगे, और अगर कोई देश केवल 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स को ही यूज करता है तो एयरक्राफ्ट 100% स्टील्थ रहेगा। अब बात कर लेते हैं एवियोनिक्स की। तो सबसे पहले आते हैं इसके रडार पर। तो इसमें लगा हुआ है बाइल का N036, जिसमें 1500 से ऊपर TR मॉड्यूल्स हैं, जो कि इसके नोज पर लगा हुआ है, और इसके ट्रैकिंग रेंज को 400 किलोमीटर बताया जाता है, और ये एक बार में 60 टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है, और 16 टारगेट्स को एक बार में एंगेज कर सकता है, और साथ में 4 ग्राउंड टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। और साथ ही इसमें लगे हैं 2 और चिक माउंटेड रडार, यानी कि साइड एरिया में भी लगाया गया है, जिसका नाम है N036B। इसके कारण टोटल व्यू एंगल इसका हो जाता है 180 डिग्री,
और ये फीचर भी केवल इसी एयरक्राफ्ट में यूज करा गया है इकलौता। बाकी सारे एयरक्राफ्ट्स में एक रडार होता है या फिर मूवेबल रडार, यानी कि पायलट रडार को घुमा सकता है, घुमाकर ही किसी चीज को ट्रैक कर सकता है। अब बात करें सुकोई 57 का खुद का RCS रडार क्रॉस सेक्शन कितना है, तो ये हो जाता है 0.01 मीटर स्क्वायर, जो कि है काफी अच्छा। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर F-35 को सुकोई 57 को ट्रैक करना हो तो 50 किलोमीटर से पहले सुकोई 57 को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं इसका AW सूट, जो कि N101KS के पूरे सेट के साथ आता है और इसमें टोटल 7 तरह के सेंसर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इंडिया को सुकोई 57 खरीदना चाहिए और क्यों इंडिया रशिया के FGFA प्रोग्राम से अलग हुआ। FGFA एक जॉइंट प्रोग्राम था इंडिया और रशिया का सुकोई 57 को डेवलप करने के लिए, बट इंडिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया। इसके काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रशियन गवर्नमेंट अपने एयरक्राफ्ट्स की प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में शेयर नहीं करती और बाद में जाकर एक्सपोज होती है। सेकंड, रशियन एयर टू एयर मिसाइल काफ़ी लैग करती है कंपेयर करें वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से, और रशिया की टेक्नोलॉजी अभी भी अंडर डेवलपमेंट में ही है और वेस्ट में करंट यूज में। थर्ड, रशियन एयरक्राफ्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी पुअर है और एक ट्रस्ट इशू भी है, जिसका इंजन अभी अंडर डेवलपमेंट में ही है और सुकोई 57 3-4 बार क्रैश भी हो चुका है। फोर्थ, रशिया सुकोई 57 को सेल करके काफ़ी पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए उसके पास कुछ पोटेंशियल कंट्रीज भी है। इंडिया ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी और कंट्री के पास भी सिमिलर 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, और शायद इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही इंडिया ने राफेल को फ्रांस से परचेज किया है, जो कि चाइनीज J-20 को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, और शायद इंडिया अमेरिका का F-35 ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसका US ने वादा किया है कि वो केवल इंडिया को ही सेल करेगा। जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर लगी हो अच्छी देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिए।